गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश। थर्ड आई के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं जीडीपी के बारे में। चाहे वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या सकल घरेलू उत्पाद, इन दोनों संस्करण के बारे में मैं जानता हूं आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन मैं आज इस एपिसोड में न सिर्फ जीडीपी के बारे में पर जीडीपी से जुड़ी हुई और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले जीडीपी क्या है। जीडीपी एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे देख के हम किसी भी देश के बारे में डायरेक्टली रूप से बोल सकते हैं कि वह देश आर्थिक रूप से कितनी मजबूती पे आज के डेट में खड़ा है। उसके बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में यह सवाल उठेगा कि आखिर जीडीपी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ों को हम जोड़ते या घटाते हैं। अगर सीधे तौर पे बात किया जाए तो किसी भी कंट्री के अंदर जो उसके क्रॉस प्रोडक्शन हो रही होती है, गुड्स की प्रोडक्शन हो रही होती है तथा उसके सर्विसेज को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो एक जीडीपी का रूप ले लेती है। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में अगर समझें तो अगर कोई देश 200 चेयर पर साल अगर मैन्युफैक्चर करती है और हर चेयर का दाम 100 रुपये है तो उस देश का जीडीपी 20,000 रुपये हो जाता है। वहीं इस पूरे मैकेनिज्म के पीछे एक फार्मूला है जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम लिखा हुआ है, जहाँ पे सी एक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है, वहीं आई इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है, वहीं जी जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है, वहीं एक्स माइनस एम हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को दिखा रहा है। अब इस मैकेनिज्म को लाने के पीछे भी एक हिस्ट्री है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। वर्ल्ड वार 2 के पहले दुनिया एक आर्थिक मंदी को देख रहा था, लेकिन उस आर्थिक मंदी में एक बात जो अलग थी, वो उस दौरान किसी भी देश के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म उस समय तक नहीं था जो वो अपने मंदी को किसी आंकड़ों के द्वारा दुनिया को बता सके। वहीं 1937 में एक सिमोन कुजनेट्स ने एक मैकेनिज्म दुनिया के सामने रखा था जिसमें जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक तरीका बताया गया था। जी हाँ, सिमोन कुजनेट जो कि एक यूएसए के रेसिडेंट थे, उन्हें इसके लिए 1971 में इकोनॉमी के सेक्टर में नोबल इकोनॉमिक प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। अब मैं आपसे बात करूंगा एक टेबल के बारे में जो कि दिसंबर 2019 में पब्लिश किया गया था। इसमें कुछ देशों के जीडीपी दिए गए हैं, उसमें मैं आपको कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सी देश आज के डेट में अपने आर्थिक तौर पे किस पायदान पे खड़ी है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है यूएसए जो कि 21 ट्रिलियन से ज़्यादा इसका जीडीपी है। दूसरे पायदान पे है चाइना जो कि इससे 9 ट्रिलियन कम 14 ट्रिलियन पे खड़ी है। वहीं तीसरे नंबर पे जापान, चौथे पे जर्मनी और पाँचवें पे यहाँ पे आप इंडिया को देखेंगे। इसका पाँचवें पायदान पे इंडिया होने का ये रीज़न ये है कि उस समय ब्रेक्सिट के दौरान जो कि यूके जो कि अपने आप को यूरोपीय यूनियन से बाहर खींच रही थी, उस समय यूके में एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था जिसके वजह से उसके शेयर्स के कुछ वैल्यू कम गए थे और उसकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा था, जिसके वजह से वो अपने आप छठे पायदान पे चली गई थी और इंडिया घसक के 5वें पायदान पे चली गई। हालांकि करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो इंडिया अभी छठे पायदान पे खड़ी है और वहीं यूके जो कि 5वें पायदान पे है। वहीं बात करूं मैं इस टेबल की, तो इस टेबल में 2010 और 2019 की जीडीपी के बारे में लिखा गया है। आप इंडिया की अगर टर्म में देखें तो 2010 में जहां पर इंडिया अपने को 9वें पायदान पर खड़ा कर रहा था, 2019 में वो आज के डेट में तो 5वें स्थान पर खड़ा है। तो आप इस टेबल से क्लियरली समझ सकते हैं कि इंडिया ने पिछले एक दशक में अपने आप को कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ किया है। तो अब बात करें अब जब न्यूज़ की, तो हाल ही में कुछ दिन पहले हुई G20 मीटिंग्स के एक न्यूज़ के बारे में बात करें तो उसमें G20 में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उसमें 19 कंट्री के साथ साथ एक यूरोपीय यूनियन जो यूरोपीय यूनियन का संघ है जो शामिल है, उसकी एक ग्लोबल मीटिंग हुई थी जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की गई थी। उस मीटिंग के दौरान ऐसा निश्चित किया गया था कि सारे देश मिलकर तकरीबन अपने अपने जीडीपी का 3.5% इस पेंडेमिक के दौरान खर्च करेंगी। अब बात करें इंडिविजुअल कंट्रीज़ के बारे में, तो अब मैं आपके सामने एक ऐसा टेबल रखने जा रहा हूँ जो कि इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था
इस टेबल में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर लिस्ट पे यूएसए है, जिसने अपने जीडीपी का तकरीबन 3%, मात्र 3% अब इस पेंडेमिक के दौरान अपने नागरिकों को एक राहत कोष के रूप में दिया है, जो कि 850 बिलियन के आसपास में है। वहीं बात करें अगर जापान की, तो उसने अपने जीडीपी का 20% दिया है, जो कि 5 ट्रिलियन, लगभग 20% दिया है, जो कि 5 ट्रिलियन उसकी पूरी जीडीपी है, तो वो 990 बिलियन के आसपास में है। वही बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने कलेक्टिवली, जो कि पेंडेमिक के दौरान से स्टार्ट हुई थी, वो अभी 20 लाख करोड़, जिसकी प्रधानमंत्री ने कल ही हमारे यहाँ घोषणा की है, अगर उसमें इन टर्म्स ऑफ डॉलर बात करें तो वो 30 बिलियन के आसपास में होती है, जो कि हमारे जीडीपी का 10% है। अब मैं इस टेबल पे आपको गौर देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें एक पॉपुलेशन की टेबल दिया गया है। वहीं जहाँ बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का पॉपुलेशन तकरीबन 35 करोड़ के आसपास में है। वहीं मैं बात करेगा जापान की, तो वो सिर्फ और सिर्फ 12.5 करोड़ की जनसंख्या है। वहीं बात करें इंडिया की, तो वो वहाँ की जनसंख्या 130 करोड़ है। अगर यहाँ पर पर्सन खर्च की बात करें तो वो काफ़ी कम है अदर कंट्री के रिस्पेक्ट में। इसीलिए मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री के एक भाषण में एक लाइन को बहुत जोर दिया गया था, जिसमें उन्होंने घरेलू उत्पादों को खरीदने के लिए एक रिक्वेस्ट भी करा था, जिससे हमारे जीडीपी को एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने अपने जीडीपी का एक बहुत ही बड़ा चंक 10% एक राहत कोष के लिए निकाला है, लेकिन फिर भी ये अदर कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लूँ जापान के बारे में, तो जापान ने अपने जीडीपी का 20% आखिर इस महामारी के दौरान क्यों निकाला है, तो इससे एक और न्यूज़ रिलेटेड है। जापान की एक कंपनी है निसान, जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी है। उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफ़ी कंट्रीज़ में है, लेकिन जापान में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जो व्हील्स होती हैं ऑटोमोबाइल्स की, वो मैन्युफैक्चर होती थी चाइना के अंदर, जो कि उस निशान कंपनी के ऑटोमोबाइल्स की एक कंपोनेंट थी। और वो कंपोनेंट सिर्फ चाइना के अंदर लॉकडाउन होने के कारण जापान के अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से निशान जैसे ही बहुत सारी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी, जो कि जापान आज के डेट में पेंडेमिक से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है, फिर भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत हद तक बंद हो रखी हैं ड्यू टू अदर कंट्री के रिस्पेक्ट में। तो इसके बाद जापान ने डिसाइड किया है कि वो अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ को एक बहुत ही बड़ा पैकेज देगी, जो अपनी इसकी इंडस्ट्री अपनी कंपोनेंट्स को चाइना या उसके अदर कंट्रीज से वहाँ से खींच के या तो साउथ चाइना के किसी कंट्री में शिफ्ट करें, या वो अपने आप को खुद मैन्युफैक्चरिंग करें। तो जापान अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, अपने गुड्स को अपने ज़मीन पर, अपने सॉइल पे ही फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, तो ये थी जीडीपी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब।